वीडियो देखने वालों को नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे हिजाब की कंट्रोवर्सी के बारे में जो इस समय देश में चल रही है। तो इस समय जो है बहुत बड़ा मुद्दा जो है ये बना हुआ है। बड़े बड़े नेता इस पे बोल रहे हैं, विदेशों से तक जो है लोग जो है इस पर जो है कमेंट कर रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे जो है असली टारगेट जो है मोदी हैं। वो कैसे हैं इसको हम समझेंगे। क्योंकि भारत के अंदरूनी मामलों में जो है दुनिया के किसी बाहर के देश को बोलने का अधिकार नहीं है, ना हम बोलते हैं ना कोई और बोलता है। लेकिन जब यहाँ पे कुछ होता है ना, तो दुनिया के कई देश जो है इधर बोलने लगते हैं, जबकि वहीं उनके यहाँ होता है तो सब चुपचाप बैठे रहते हैं। तो असल टारगेट जो है वो मोदी होते हैं। वो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं उसको हम समझेंगे आज। तो सवाल ये है कि क्या हिजाब को रियली बैन किया गया है, या जो है ये मैंडेटरी होता है इस्लाम में, इसको भी हम समझेंगे। क्यों जो है ये कई देशों में बैंड है, और साथ में जो है हम ये भी समझेंगे कि क्यों कई देश जो है भारत के अंदरूनी मामलों में जो है बहुत बोलते हैं, जबकि ऐसी घटनाएं जब उनके यहाँ होती हैं तो चुपचाप जो है उनके मुंह में दही जम जाता है। तो ज़रा समझते हैं कि केरला की मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, जो कि 150 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज चलाती है, उसने 2019 में हिजाब पर बैन लगाया था। तो उनके जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, 150 संस्थान हैं, वहाँ पे हिजाब बुर्का वगैरह पहन के आप नहीं आ सकते। और ये बैन किसने लगाया? खुद जो है एक मुस्लिम एजुकेशन बॉडी ने लगाया। और आप देखिए, इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं हुई। विपक्ष का कोई नेता इस पे नहीं बोला, कोई मौलाना उस पे कुछ नहीं बोला, कोई भी जो है विदेश का व्यक्ति भी जो है पाकिस्तान से भी कोई इस पे नहीं बोला, जैसा कि आज बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम एजुकेशन बॉडी ने किया था। तो यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी को भी नहीं हुई, कोई नहीं बोला। अब ये हिपोक्रेसी जो है क्यों चल रही है, इसको भी समझेंगे हम। अब दूसरा केस जरा देखिए, इसी स्कूल का जहाँ से ये विवाद शुरू हुआ। ये स्कूल जो है 35 साल पुराना है। यहाँ पे लड़कियाँ बिना हिजाब के पिछले 35 साल से आ रही हैं। और जो लड़कियाँ अभी अचानक से हिजाब में आने लगी, वो भी जो है बिना हिजाब के आ रही थी। उडुपी कॉलेज के प्रिंसिपल ने जो है उनकी तस्वीरें जो है शेयर करी मीडिया के सामने कि वही लड़कियां जो है बिना हिजाब के आती थी और अब अचानक से आने लगी हैं, और उस पर जो है कंट्रोवर्सी हो रही है। तो ये पहले क्यों नहीं होता था? सोचने वाली बात है। फिर ज़रा दूसरी बात देखिए, ये इंडिया टुडे की खबर है, मेरी नहीं है, जो कह रही है कि पाकिस्तान का आईएसआई जो है हिजाब वाले विवाद में जो है बहुत बड़ी फंडिंग कर रहा है, और खालिस्तान के आउटफुट भी जो है इस पर जो है बोल रहे हैं। तो अभी आपने न्यूज़ मीडिया में एक वीडियो ज़रूर देखा होगा, खालिस्तान का जो कनाडा में बैठा रहता है, वो जो है इस पर काफ़ी कुछ बोल रहा है, हिजाब के समर्थन में बोल रहा है। उर्दूस्तान बनाने की बात कर रहा है कि भारत के 3-4 राज्यों को वो मिला लेगा और वहाँ पे उर्दूस्तान नाम का जो है एक देश बनाएगा। इस ऐसी बात जो है वो खालिस्तान वाला कर रहा है। तो यहाँ पे आप कनेक्शन समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान हो और इस तरह के जो आउटफुट हैं, जो देश विरोधी लोग हैं, वो जो है यहाँ पे आग में घी का काम करने डालने का काम जो है यहाँ कर रहे हैं। रिपोर्ट जो है इंडिया टुडे की है। अब ज़रा देखिए कि ये बात जो कुछ लोग इस समय तर्क दे रहे हैं कि हिजाब जो है इस्लाम का जो है एक मैंडेटरी पार्ट है, वो महिलाओं की पहचान का जो है एक मैंडेटरी पार्ट है, ये तर्क जो है दिया जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है? ये है जिन्ना साहब, इनकी फ़ोटो है। मुस्लिम लीग की जो वुमेंस स्टूडेंट फेडरेशन की जो लड़कियां थी, उनके साथ जो है इनकी फ़ोटो है। यहाँ देखिए आपको कितनी लड़कियां आपको हिजाब में दिख रही हैं। ये वही जिन्ना है जिन्होंने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया है। यहाँ आप देखिए आपको कितनी लड़कियां हिजाब में दिख रही हैं, एक भी नहीं दिख रही है। ये तस्वीर है गांधी जी की, और इनके साथ हैं बेगम अब्दुल्ला और उनकी बेटी। यहाँ पे भी जो है कोई हिजाब जो है वो नहीं पहने हुए हैं। ये देखिए, ये है रॉयल फैमिली जॉर्डन की, जिनको जो है कहा जाता है कि ये मोहम्मद साहब जो हैं के वंशज हैं ये। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो हैं ये वंशज हैं। और यहाँ पे भी आप देखिए, आपको ये रॉयल फैमिली की जो बच्चियाँ हैं वो हिजाब में आपको नहीं दिख रही हैं। ये ओसामा बिन लादेन का परिवार है, यहाँ पे भी आपको कोई नहीं दिख रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग सी बात ये मैं आपको बताता हूँ कि भारत में सबसे पहले इस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? स्वयं एक मुस्लिम रूलर ने लगाया था, नाम था इनका रज़िया सुल्तान। तो इन्होंने ही जो है लगाया था, और सबसे पहले जो है हिजाब और इस सब की जो पाबंदियां लड़कियों पे लगती हैं वो सबसे पहले तोड़ने का काम इन्होंने ही किया था।
ये जो है खुद जो है इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ली थी और सारे वो काम किए थे जो जो है मर्द ही करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इस चीज़ पे जो है इनिशिएटिव किसने लिया था? रज़िया सुल्तान ने ही, जो कि एक मुस्लिम शासक थी। तो अब यहाँ पे भी देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात जो है, इन पर भी जो है कोई कुछ नहीं बोलता। अब आए दिन जो है बॉलीवुड में जो है कई सारे हमारे मुस्लिम कलाकार हैं, उनकी बेटियां जो है इस प्रकार की जो है फोटोज़ जो है वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहती हैं आए दिन। इन पर जो है कोई मौलाना जो है कमेंट कभी नहीं करता। ओवैसी टाइप के लोग जो है आज जो आजकल बात बात में हर कुछ जगह बोलते रहते हैं, ये भी वहाँ पे कोई कमेंट नहीं करता। तो भाई इनको भी तो पहनाइए, इन पे भी तो जो है बात कीजिए और इन पे भी फतवे वतवे जारी कीजिए, पर यहाँ पे ऐसा कोई काम जो है नहीं होता है। अब देखिए दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया, उसने जो है इसको बैन किया है। मतलब कि जो है ये मैंडेटरी बिल्कुल नहीं रहेगा, ऑप्शनल रहेगा, ये इन्होंने जो है यहाँ पे बैन किया है। इंडोनेशिया जो कि सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। मिस्र और तुर्की, इजिप्ट और टर्की, यहाँ पर भी बैन है और ये दोनों ही जो है मुस्लिम देश हैं। तो आप सोचिए ये जब कर रहे हैं तो फिर यहाँ तो डेमोक्रेसी है, तो फिर यहाँ पे इस प्रकार के विवाद जो है क्यों होने चाहिए? तो ये जो है नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और देशों को हम देखें, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, नेदरलैंड, इधर बैन है। साथ में कुछ जगह पार्शियल बैन भी है। तो पार्शियल बैन जर्मनी, यूके, स्वीडन, बल्गेरिया, ऑस्ट्रिया, इस तरह का। अब पार्शियल बैन ऐसा है कि स्कूल में आप नहीं आओगे पहन के, जो है लाइब्रेरी में नहीं आओगे, जहाँ पे भी पब्लिक जो है इस तरह की, मतलब जो पब्लिक क्लोज पब्लिक प्लेसेस होती हैं जहाँ पे जो है कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं, वहाँ पे जो है ऐसी सारी जगह जो है बैन है। तो वहाँ पे भी जो है आप नहीं पहन के आ सकते और बड़ा मोटा जो है फाइन है। कई देशों में तो है जेल का भी प्रावधान है यहाँ पे। तो इतने सारे देश हैं, इनके खिलाफ कभी पाकिस्तान वाले बोले, अरब वाले बोले, भारत के मीडिया वाले बोले, बॉलीवुड वाले बोले, जो इतने बड़े बड़े जो लिबरल बने फिरते हैं वो कभी इन पर बोले? वो कभी नहीं बोले। भारत पर जो है ज़रूर बोलेंगे। अब सवाल यह है कि इतने देशों ने अगर इतने रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, बैन जैसी चीज़ तक की है, तो क्यों की है? उसका भी कारण है। कारण यह है कि ये जो है सिक्योरिटी चैलेंज जो है एक खड़ा करता है। कश्मीर में ऐसे 500 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे इस प्रकार की वेशभूषा में आतंकवादी आए हैं और सुरक्षा बलों पे हमला किया है। तो बहुत ऐसे केस हुए हैं कि लड़कियां जहां पत्थरबाजी कर रही है, उनके पीछे से जो है कोई बुर्के में, हिजाब में जो है इस प्रकार का आ जाता है और फायरिंग कर देता है सुरक्षा बलों पे, या कुछ जो है और चीज़ जो है कर देता है। ऐसे बहुत से केस हुए हैं, एक नहीं अनेकों, सैकड़ों जो है ऐसी चीज़ें होती रही हैं। वैसे ही अभी यूपी में चुनाव चल रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी जो है महिलाएं पकड़ी जा रही हैं, फर्जी वोटिंग जो है कर रही हैं इस प्रकार। मुंबई में जो है पूरा का पूरा जो है एक गैंग ही था जो है इस प्रकार की सीरियल जो है चोरी करता था। कई सारी जो ज्वेलरी की दुकानें थी वहाँ पे वो पकड़ा गया था। तो ये सब क्या होता है कि एक सिक्योरिटी चैलेंज जो है, एक थ्रेट होता है, इसीलिए जो है यहाँ पे इन सारे देशों ने एक्शन लिया। श्रीलंका के चर्च पे जो ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे भी जो है इसी प्रकार की वेशभूषा में जो है आतंकवादी आए थे। तो ये सिक्योरिटी चैलेंज फेस करना पड़ता है, इसीलिए इतने सारे देशों ने अपने देश की सुरक्षा के हिसाब से जो है ऐसे स्टेप लिए हैं। अब ज़रा बात करते हैं कि यहाँ पे भारत में इतनी सारी कंट्रोवर्सी आजकल क्यों हो रही है। कभी सीएए के नाम पे, कभी किसान बिल के नाम पे, कहीं कुछ नहीं मिले तो हिजाब के नाम पे। तो ये सब क्यों हो रहा है? और इस पे तो हो रहा है तो वो तो ठीक है कि भारत के अंदर के ही लोग बोलें तो भी ठीक है, लेकिन जो कहाँ कहाँ के लोग बोलने लगते हैं, मलाला बोलने लगती हैं, मियाँ खलीफा बोलने लगती हैं, रेहाना बोलने लगती हैं, कनाडा वाले बोलने लगते हैं, ब्रिटेन वाले बोलने लगते हैं, अमेरिका वाले बोलने लगते हैं, पाकिस्तानी बोलने लगते हैं, ये सब क्यों जो है बोलते हैं? हमारे देश के मामले में इनको क्या पड़ी रहती है बोलने की? उसका रीज़न ये है कि भारत जो है मोदी के अंडर में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है दुनिया का। बड़ी तेज़ी से हमारा आर्थिक विकास हो रहा है। बहुत बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री जो है हमारे देश में बन रही है। पहले जो है मोदी के पहले तक जो है हम 80% 75% तक चीज़ें इंपोर्ट करते थे, ये इंपोर्ट वाला लेवल अब 58% पे आ गया है। तो काफ़ी हद तक, मतलब हम आधे लेवल तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुके हैं। और साथ में हम पहले टोटली इंपोर्टर थे, अब हम एक्सपोर्टर होने लगे हैं। तो बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मिसाइल एक्सपोर्ट की है और तेजस के एक्सपोर्ट का भी जो है कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बड़ा फॉरेक्स रिजर्व जो है बना लिया गया है। तो जितना फॉरेक्स रिजर्व पिछले 65 साल में बना था, उतना अकेला मोदी ने 7 साल में खड़ा किया है।
और बहुत बड़ा डिफरेंस जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक में आया है। तो भारत की ईज ऑफ डूइंग रैंक जो है वो पिछली सरकारों के मुकाबले 70% बेहतर हो गई है। 70% बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है यहाँ पे। चाइना के बाद जो है सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब हमारा देश बन रहा है। और जो पीएलआई स्कीम है ये बहुत बड़ा चमत्कार कर रही है। ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अगले 5 साल में ये पीएलआई स्कीम के कारण जो है भारत का चाइना से इंपोर्ट 20% तक कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे देशों के लिए जो है नुकसानदायक हो रही हैं। हम क्योंकि दूसरे देशों से हथियार खरीदते थे, वो कमाते थे, अब हम खुद बना रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करने लगे हैं, हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ रहा है, तो हम जो है दूसरे पे डिपेंडेंट कम हो रहे हैं। इससे उन दूसरे देशों का नुकसान हो रहा है। और इस साल जो है यूनिकॉर्न्स सबसे ज़्यादा भारत में हुए हैं। तो यूनिकॉर्न मतलब कि 1 बिलियन से ऊपर की स्टार्टअप कंपनी खड़ी करने वाले जो है सबसे ज़्यादा जो है इस समय हमारे देश में हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ हमारे देश में कहा जाता कि यहाँ इनोवेशन कुछ होता ही नहीं है, वैक्सीन का आविष्कार जो है इस बार हमारे देश में हुआ है, जो पहले कभी नहीं होता था। यूपीआई जैसी चमत्कारी चीज़ हमारे देश में चल रही है, जो कि अमेरिका और डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी नहीं है कि आप इतना क्विकली जो है फ़ोन से जो है पैसा इधर का उधर ट्रांसफ़र करो। तो कई बड़े देशों में भी जो है आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। सबसे तेज़ी से जो है हम लोगों को गरीबी से जो है निकाल रहे हैं। और हम जो है आने वाले 5-10 सालों में जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, अमेरिका चाइना के बाद। तो काफ़ी तेज़ी से हम, क्योंकि आर्थिक विकास कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, दूसरे देशों से सामान खरीदना हमारा कम होता जा रहा है। यही रीज़न है कि दूसरे देश भी जो है हमारी इस तरक्की को पसंद नहीं करते। अब ये तरक्की हो रही है मोदी के कारण, एक स्टेबल गवर्नमेंट के कारण। तो इस तरक्की को अगर रोकना है तो क्या करना होगा? इस सरकार को भी रोकना पड़ेगा, उसको अस्थिर करना पड़ेगा। तो देश के दुश्मन जो भी हैं वो इस समय भारत की प्रगति को रोकना चाहते हैं, और उसको रोकने के लिए जो है वो मोदी को रोकना चाहते हैं, बीजेपी की सरकार को रोकना चाहते हैं। इसीलिए जो है देश में इंटरनल डिस्टरबेंस बढ़ाए जा रहे हैं। और इस इंटरनल डिस्टरबेंस में विदेश के कई देशों की जो है फंडिंग जो है लगातार आ रही है। और ऐसी रिपोर्ट्स की तो भरमार है, मुझे बताने की ही ज़रूरत नहीं कि कितनी आ रही है। अब यहाँ देखिए कि बैन की बात जो है बहुत बात बात में उड़ा दी जाती है। तो पहला सवाल ये है कि क्या कोई बैन जैसी चीज़ है रियल में? तो ये रियल में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ झूठ है। अब जैसे फंडामेंटल राइट की बात की जाती है कि आप संविधान जो है हमें कुछ भी पहनने की आज़ादी देता है, लेकिन उस पर भी कुछ कंडीशंस हैं, उस पर भी कुछ शर्तें हैं। फौज में जो है जवान जो है वो यूनिफॉर्म पहनता है, उस फौज के जवान को भी फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, वो भी चाहे तो जो चाहे वो पहन सकता है। लेकिन जब उसकी ड्यूटी है तो एक प्रोटोकॉल है, उसको यूनिफॉर्म पहनना है। डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहा है उसके पास भी फंडामेंटल राइट है, लेकिन ऑपरेशन के समय जो यूनिफॉर्म पहनी जाती है वो वही पहनता है। वैसे ही वकील जब कोर्ट में जाता है तो उसकी भी एक यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वकील के लिए जो है दूसरी चीज़ें बैन कर दी गई, फौजी के लिए दूसरी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बैन वाली चीज़ जो है मन गढ़ंत जो है इस समय बनाई जाती है, और उसके दम पे जो है लोगों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, और जो है विवाद खड़े किए जाते हैं। अब ये साहब जो है इस काम में बड़े आगे रहते हैं, बात करते हैं कि हिजाब वाली महिला जो है भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। अब ऐसी बात ये करते हैं, लेकिन इनकी पार्टी की एक भी प्रवक्ता महिला नहीं है। इनके जो 14 विधायक है उसमें भी एक भी महिला नहीं है। इनके राज्यों के जितने भी अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसमें भी कोई महिला नहीं है। कोई जनरल सेक्रेटरी तक महिला नहीं है। जब अपनी पार्टी में किसी हिजाब वाली को आप कोई पद नहीं दिलवा पा रहे हो, तो देश की प्रधानमंत्री के लेवल तक की आप बात कर रहे हो, तो ये तो मजाकिया बात हो जाती है कि कुछ भी बको राजनीति के नाम पे, वो बात यहाँ पे हो जाती है। अब आप देखिए देश के दुश्मनों जो हैं वो किस तरह की जो है फंडिंग कर रहे हैं, किस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा किसान बिल में रिहाना, अमेरिका की एक पॉप स्टार है, इनको किसान बिल के नाम भी नहीं पता होंगे क्या होंगे, लेकिन ये जो है उस पर ट्वीट कर रही हैं। और ट्वीट करने के लिए इनको पैसे कितने दिए गए? $2.5 मिलियन। 2 ट्वीट के इनको $2.5 मिलियन दिए गए खालिस्तानियों द्वारा। अब देखिए कितनी बड़ी जो है यहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, विदेशियों का इन्वॉल्वमेंट है इस प्रकार की चीज़ों में। साथ में ये मैडम मलाला, ये भी बड़ी बोलती हैं, पाकिस्तान से भागी हुई हैं। पाकिस्तान जो बलूचियों के साथ कर रहा है उस पर ये कभी नहीं बोलती। तालिबान अफगानिस्तान में जो कर रहा है महिलाओं के साथ, उस पर ये कभी नहीं बोलती। और जिस देश नॉर्वे जहाँ से इनको नोबेल प्राइज़ मिला है वहाँ पे भी हिजाब बैन है, उस पर भी ये कभी नहीं बोलती। लेकिन भारत के कोई मामले पे जो है, चाहे किसानों का हो, चाहे सीए का हो, चाहे अभी हिजाब का हो, सब में इनका मुंह जरूर जो है चलता है। अब वैसे ही आप देखिए ये कनाडा के नेता हैं, खालिस्तानी समर्थक भी हैं, इनके आप विचारों को देखिए
कि जब भारत में किसान आंदोलन होता है तब विचार कुछ और होते हैं, और अमेरिका में जब ट्रकर जो है आंदोलन करते हैं तो विचार कुछ और हो जाते हैं। भारत में ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण बातचीत हो, सब हो, लेकिन वहाँ पे अगर कनाडा की सरकार अगर इमरजेंसी लगा के उस सबको कुचल दे, सेना से, पुलिस से, तो जो है उसका ये समर्थन करते हैं। तो किस प्रकार के दोगले लोग जो हैं, इनका एक ही उद्देश्य है कि भारत को अस्थिर किया जाए। अब जरा इनकी हिपोक्रेसी देखिए, कि बात की जाती है कि भारत में असहिष्णुता है, डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी नहीं, इस प्रकार की जो है बकवास जो है यहाँ की जाती है। किसान का ही अगर आप मुद्दा लें तो 11 बार जो है किसान नेताओं से बातचीत की गई। कनाडा में एक बार भी जो है प्रदर्शनकारियों से बात नहीं की गई। यहाँ कोई अरेस्ट नहीं किया गया, जबकि महीनों जो है सड़कें को जाम करे बैठे रहे, ये देश की इकोनॉमी को नुकसान करते रहे, फिर भी यहाँ कुछ नहीं हुआ। और उधर जो है तुरंत जो है प्रदर्शन करने वालों के बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए गए। यहाँ पे मामला कोर्ट पर गया, सरकार बातचीत कर दी गई, उधर तुरंत जो है इमरजेंसी लगाई गई और अब पुलिस और सेना की सहायता से उसको कुचला जा रहा है। और उस कनाडा की डेमोक्रेटिक रैंक जो है वो 5 है और भारत की डेमोक्रेसी रैंक जो है 53 है। तो इतना कुछ जो है यहाँ होता है, फिर भी हमारी रैंक इतनी ख़राब है, और उधर इतना कुछ होता है, मतलब कुछ भी आज़ादी नहीं दी जाती है देश के विरोध में बोलने की, और वहाँ की रैंक अलग है। और बात जो है हमेशा भारत के खिलाफ जो है इस प्रकार की जाती रहती है। तो ये जोक जो है ये है। तो अब इस सबको हमें समझने की ज़रूरत है। ये ये देश विरोधी शक्तियां जो हैं ये लगी हुई हैं देश को अस्थिर करने में, देश को कमज़ोर करने में, क्योंकि अब ऐसी सरकार काम कर रही है जो जी जान से लगी हुई है देश को मजबूत करने के लिए। तो इनके मंसूबे हमें सफल नहीं होने देने हैं। हमें एकजुट रहना है, इकट्ठा रहना है, ताकि जो है ये देश विरोधी ताकत जो है विफल हो और हम जो है अपने राष्ट्र को एक मजबूत राष्ट्र बनाएं। तो जाते जाते एक सवाल मैं आपसे करता जा रहा हूँ कि लड़कियों के लिए हिजाब हो, इसकी बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन लड़कों के लिए जो है उनको आज़ादी मिले कि वो ऊंचा पजामा पहन के स्कूल आएँ, टोपी पहन के स्कूल आएँ, दाढ़ी रखें पर मूछें ना रखें, इस प्रकार की बात जो है लड़कों के लिए जो है, इस प्रकार की मांग जो है लड़कों के लिए क्यों नहीं हो रही, सिर्फ लड़कियों के लिए हिजाब की बात क्यों हो रही है? इसका जवाब जो है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।